बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और सर्दियों को इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा सर्दियों की आमद पे कुछ पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी आपके साथ शेयर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सर्दियाँ अब मुकम्मल तौर पे आ गई हैं। पहले तो यही नहीं समझ आ रही थी कि सर्दियाँ आएंगी भी कि नहीं। जहाँ पे सर्दी आने की कुछ लोगों को एक्साइटमेंट होती है, कुछ लोग पसंद नहीं करते कि सर्दियाँ आ गई हैं। आई एम पर्सनली वन ऑफ दोज पीपल व्यूअर्स जिनको सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। हर बंदे का अपना एक क्लाइमेट होता है जो उनको पसंद होता है। कुछ लोगों को बाहर का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ख़ज़ां को बड़ा अच्छा का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं। गर्मियों में नो डाउट गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक भी होता है और लोग वेदर की वजह से बीमार होते हैं। यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए हम जो इक़दामात करते हैं या जो चीज़ें करते हैं, उनकी वजह से बहुत मेजर डिज़ास्टर्स भी हो जाते हैं। शुरू करूँगी इस बात से कि लाहौर में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बॉनफायर्स लगा रहे हैं, घरों के अंदर हीटर लगा रहे हैं। उस दिन मैं किसी के घर गई मिलने के लिए, तो उन्होंने नीचे जैसे वो सिलेंडर सा होता है उसके ऊपर एक हीटर कनेक्ट किया हुआ था। और उस हीटर मतलब मैंने पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसी जगह पे जाके बैठी जहाँ पे ये चीज़ किसी ने इनडोर लगाई हुई थी। घर के बाहर भी मैंने देखा है, बट उन्होंने घर के अंदर लगाया हुआ था। तो मैंने बड़े ना वो नीवे होकर कहा, मैंने कहा ये एक्चुअली आपको पता ना बड़ी डेंजरस चीज़ है। नहीं नहीं, हम तो बचपन से हमारे घर में इसी तरह सिलेंडर के ऊपर हीटर, ये वो ऊपर इस तरह स्क्वायर सी एक चीज़ थी, वो हीटर था और नीचे सिलेंडर था और उसके ऊपर जैसे अटैच किया हुआ था, तो ऑलमोस्ट सिलेंडर हीटर टाइप चीज़। गर्माइश या गर्मी तो उससे बहुत आ रही थी, बट मेन मेरा कंसर्न ये था कि कुछ ऊंच नीच हो गया, ये ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा। दूसरी बात, अगर ये लीक करना शुरू हो गया और एहसास नहीं हुआ तो, और सो गए लोग इस तरह कमरे में लगा के, तो क्या होगा। क्योंकि उन्होंने लाउंज में लगाया हुआ था और फिर मैंने कहा कि अच्छा फिर आप ये लोग बंद, नहीं नहीं आजकल तो बड़ी सर्दी है, हम तो ये अपना जो एक बड़ा वाला कमरा है जिसमें सारे मैट्रेस वगैरह के बच्चे लगा के सोते हैं, बेड पे बड़े सोते हैं, हम उस कमरे में ये फिर लगा देते हैं रात को हल्की आंच पे। मैंने कहा लो जी, अगर हल्की आंच पे वो गैस थोड़ी कम हो गई या कुछ हो गया, चूल्हा बंद हो गया उसका और उसमें से गैस निकलनी शुरू हो गई, तो ये तो कंफर्म एक डिज़ास्टर है। खैर मैंने बात की, समझाने की कोशिश की, उनको समझ आई। उन्होंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, सहन में जाके बैठ गए जी, सहन में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे खुली जगह है वहाँ पे अगर आपने रखना है तो रख लें। लेकिन बात ये कि व्यूअर्स वहाँ पे बैठे हुए मुझे बड़ी घबराहट हुई। फिर एक और चीज़ जो लोग करते हैं, किसी स्टील की या मेटल की चीज़ के अंदर कोयले जला के रख देते हैं और अब कोयले घर के अंदर रखे हुए हैं। अब कोयलों में से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो बड़ा डेंजरस धुआं होता है। ये स्मॉग क्या हमारा बुरा हाल करेगी, जो वो धुआं आपके अंदर से इनसाइड्स को साड़ देगा, वो भी एक डेंजरस चीज़। सो व्यूअर्स, थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात आजकल करनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। बाय द वे, हर इंसान जो है वो बिल्कुल ईजी हुआ हुआ है, कंफर्टेबल हुआ हुआ है कि बस किसी तरीके से हम अपने आप को सर्दी से बचा लें। लेकिन जब सर्दी से बचाएंगे तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से डेथ भी वाक़ई हो सकती है। अगर मैं बात करूं जनरली, तो मतलब पिछले 2 साल से अच्छा, अब बहुत से लोग हैं जो सर्दी को इंजॉय करने के लिए या स्नोफॉल को देखने के लिए मरी, नथिया गली, इस्लामाबाद इस तरफ निकल जाते हैं। इस्लामाबाद तक तो बात समझ आती है, लेकिन जब मरी, नथिया गली, हुंजा इन एरियाज़ में आप जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो प्लीज़ एहतियात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये बात कही है कि प्लीज़ बी केयरफुल। और रोड बंद किए हुए हैं या मना किया हुआ है जाने से, फिर भी लोग जाते हैं। फिर अगर खुदा न खास्ता बर्फ़ के मामले में कि बर्फ़ पड़ रही हो या कोई इस तरह से स्नोफॉल की वजह से कोई रोड्स ब्लॉक हुए हुए हों, तो इंसान फिर स्टक हो जाता है। और जब तक आपके पास कोई पहुंचता है आपको सेव करने के लिए, तब तक अल्लाह माफ़ी दे, खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता है। लोग गाड़ियों में स्टैंडर्ड 24 घंटे गुजर गए, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। चलो खाना पीना फिर भी गाड़ी में है, लेकिन सर्दी इतनी है कि सर्दी की वजह से डेथ हो जाती है। सो व्यूअर्स, प्लीज़ बी केयरफुल। उसके साथ साथ एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना चाहिए कि आपके घर के जो इमरजेंसी एग्ज़िट्स हैं, अब आप कहेंगे घर में कौन से इमरजेंसी एग्ज़िट हैं, भाई आपके घर के दरवाजे और ऐसी जगहों की इतनी एक्सेस होनी चाहिए कि आप अगर कोई डिज़ास्टर हो, कोई आग लगे, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उन तक पहुंच सकें। देन घर के अंदर, हर किसी के घर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बाहर वेस्ट में घरों के अंदर भी लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, और अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पे रखते हैं तो हर फ्लोर के ऊपर
3-4 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो। उसके अलावा स्मोक अलार्म्स भी होते हैं जो बहुत से लोग अपने ना घरों में यहाँ पे लगाते हैं, ना लोग अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में लगाते हैं। हाँ, जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं जैसे कि मॉल्स वगैरह ऐसी जगहों पे फिर भी लगे हुए होते हैं। तो व्यूअर्स इमरजेंसी एग्जिट्स भी पता होने चाहिए कि कहाँ पे हैं, उसके अलावा एग्जिट की स्पेस क्लियर होनी चाहिए। देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। एक तो आप प्रिवेंट करने की कोशिश करें, अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे मामलात और ऐसी चीज़ें अपनी प्लान करें कि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो निकलने का तरीका आपके पास एक्सेसिबल हो। इनका इंतज़ाम बाय द वे बसेस में भी होना चाहिए, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिसेज़, और जब मैं बिल्डिंग्स की बात करूँ तो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी। और जिन लोगों के अपने पर्सनल घर हैं, जैसे हमने भी अपने घर में तीनों फ्लोर्स के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर एक लगाया हुआ है, होने चाहिए। ये नहीं कि आप फ्रंट पे कहीं मुंह के सामने रखें, किसी ऐसी जगह पे भी रख लें जो एक्सेसिबल हो लेकिन करीब हो, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। देन उसके साथ साथ देखिए अपनी ज़िंदगी को हमने कोशिश करनी है कि एक मुनासिब और सेफ़ अंदाज में गुजारें। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पिछले साल एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि घर में किसी के फ्रिज का कंप्रेसर फट गया। अब ऑब्वियसली ये कोई मतलब सर्दियों की डिवाइस नहीं है, सारा साल हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। किसी के फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, पूरे घर को आग लग गई और तमाम अफराद जो हैं वो जल गए। अल्लाह उन लोगों की फ़ैमिली को सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। बट दिस इज़ वेरी स्केरी। देन घर की खिड़कियों को लोग जो है वो खोलते ही नहीं हैं, अपने घरों को एयर आउट ही नहीं करते। ये भी एक बड़ी डेंजरस और बड़ी अनसेफ चीज़ है। डेली कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर को एयर आउट करें और एक सेफ़ एनवायरनमेंट में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। देन सर्दियों में एक चीज़ जो सुनने को आती है जिस पे बहुत गुस्सा भी चढ़ता है, गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया हुआ है और बहुत मेजर फाइन्स हैं अगर लोग पकड़े जाएं, वो ये है कि जो क्योंकि गैस की कभी कभी स्पीड कम आती है या गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, तो लोग अपने गैस के पाइप्स के साथ लगा लेते हैं कंप्रेसर कि स्पीड से गैस आए। होता ही है कि इर्द गिर्द वाले जो घर के लोग, इर्द गिर्द के जो घर है, उनको फिर गैस नहीं फराहम होती और उसके साथ साथ उस कंप्रेसर से ब्लास्ट भी हो सकते हैं। प्लस ये कानूनी तौर पे गलत चीज़ है, आप दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं अपना हक लेने के लिए, तो ये एक गलत चीज़ है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अपने गैस, इलेक्ट्रिकल आइटम सब चेक करें। अच्छा, आजकल इलेक्ट्रिकल स्टोव्स भी आ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टोव का ये होता है कि आपने उसको ऑन कर दिया, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म नहीं होते बट कंडक्शन के होते हैं, आप उसके ऊपर अपना कोई चीज़ पैन वगैरह रखे तो हीट फिर भी हो जाता है, लेकिन हाथ लगे तो वो गर्म नहीं लगता, तो लोग उसको ऑन छोड़ देते हैं। देन इसी तरह गैस के चूल्हों को लोग ऑन करके छोड़ देते हैं कि भाई थोड़ा सा गर्म हो जाएगा किचन, या उसको ऑन कर देते हैं, सहन साथ ही होता है तो वो एरिया वार्म हो जाता है। बी केयरफुल। आपने प्लीज़ कंप्रेसर लगा के एक तो गैस का प्रेशर नहीं लेना, कानूनी तौर पे ये इलीगल चीज़ है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर ये लीगल होती तो हर घर में वैसे ही कंप्रेसर ना लगा हुआ होता। और गैस की अगर लोड शेडिंग है, इस तरह की चीज़ चल रही है, तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें। सबको टाइमिंग्स पता होता है कि इस टाइम गैस होगी, इस टाइम नहीं होगी। सो वी कैन ऑल्सो बी केयरफुल। अगर आपको इशू हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल गीज़र्स लगा लें अपने घर के अंदर, एटलीस्ट पानी को वार्म करने के लिए। आप इलेक्ट्रिकल स्टोव भी रख सकते हैं, लेकिन इलीगल काम करके अपने लिए और दूसरों के लिए मसाइल प्लीज़ मत खड़े करें। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आज हमारे साथ किचन में हमारी लाडो रानी शेफ़ अनम शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा क्या हाल है जान? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़, जी। सर्दियों में हम लोग बड़े मज़े के बड़े डिफरेंट फेस से आउटफिट्स भी पहनते हैं, जिनमें रेशमी आउटफिट्स भी आ जाते हैं। किचन में जब कुकिंग करनी है तो रेशमी कपड़ों का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा। एक सेकंड में आग पकड़ते हैं। एक सेकंड में आग तो पकड़ेंगे और फिर वो आपकी बॉडी के साथ जो है वो स्टिक हो जाएंगे। हाँ। और फिर बर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा, सेकंड थर्ड डिग्री बर्न्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि जब आप किचन में कोई काम करने के लिए जाएं तो आप अपने आम रेगुलर कपड़े पहने, जो अल्लाह ना करे वैसे कभी किसी के साथ कोई हादसा। यही कहती हूँ कि जी अगर आप अपने ही घर में हैं तो कोशिश करें कि दुपट्टे को या तो पीछे बांध लें, बिल्कुल, या फिर दुपट्टा साइड पे कर दें। और ऊपर से अगर आपने स्वेटर या कोई चीज़ पहनी हुई है तो वो पहनी रखें। लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी शॉल पहन के कुकिंग कर रहे होते हैं। कितनी दफ़ा लोगों की शॉलों को आग लग जाती है। देखिए आप कोई पीछे मुड़ गए हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि पीछे आग लगी, अनटिल अनलेस कोई आके आपको बताएगा नहीं।
तो Exactly. ये चीज़ें किचन में वैसे भी आपको पता है कि ये बहुत सी चीज़ें हमारे, जब हम इनिशियली सीखते हैं तब ये बताया जाता है कि अगर नाइफ गिर रही है तो आपने हट जाना है, आपने उसको ये नहीं करना कि आपने पकड़ना स्टार्ट कर देना है उसको, आवाज लगाएं, सब साइड पे हों, गिरने दें उसे, गिरने दें। उसके बाद आप उसको उठा लें, मतलब क्योंकि गिरती आगे हुई गिरते छुरी ने आपका हाथ ही काटना हाँ बिल्कुल है 90%। एग्जैक्टली। उसके अलावा भी है ना, देखो सर्दियों में कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक ऐसा मौसम है जिसके बारे में बड़े लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ये ऐसा मौसम है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रिकी चीज़ें होती ट्रिकी हैं। चीज़ें होती हैं जिनका जैसे अभी आप इतनी अच्छी बात कर रही थी कि मैं वैसे लोगों का कॉन्सेप्ट इस बात के ऊपर ये सोचती हूँ कि किस तरीके से लोग रात को हीटर चला के सो जाते हैं। आज तक मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, सारी जबकि रात। कितनी ज़िंदगी, कितने इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, वैसे न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप रात को इस तरह से, और वो भी सिलेंडर के ऊपर जिसकी तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग करते हैं, बाथरूम के अंदर ना हीटर लगा देते हैं। और ऐसे कि अगर तो आपका बाथरूम बड़ा है और जहाँ पे पानी नहीं पड़ना वहाँ पे आप हीटर लगाएं तो समझ आती है। क्या करते हैं कि इतना सा बाथरूम, उसके अंदर आपने हीटर लगा दिया स्विच के अंदर या ऐसी जगह पे, और इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते हैं लोग। ऐसा ही है बिल्कुल। भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे पानी गिरेगा तो आपको करंट ही लगेगा ना। एग्जैक्टली। सो ध्यान, एहतियात तरीके से। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक रॉड होती है उसको डाल देते हैं पानी में गर्म करने के लिए। बिल्कुल। और वो इतनी डेंजरस चीज़ है, अल्लाह ना करे कि उसके चलते हुए अगर किसी का हाथ उसमें चला गया तो राइट अवे आपको करंट लगेगा। करंट लगेगा और जल के मर जाएंगे आप, क्योंकि वो रॉड इतनी गर्म हो, तो ऐसे करके एक रॉड होती है, लोग पानी में डाल देते हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आई गेस व्हाट वी आर सेइंग इज कि बी केयरफुल, एहतियात करें। देखिए व्यूअर्स, जान है तो जहान है। हम लोग इतने केयरलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ के बारे में, इतने केयरलेस हो जाते हैं, और अपने बारे में तो केयरलेस होते हैं, बच्चों का भी नहीं ख्याल करते। माएँ कहती है हाय मेरे पुत्र नू खांसी है, उसकी तबीयत ख़राब है, चलो मैं हीटर चला के रात को सुला दूंगी। ओ भाई, वो हीटर, गैस के हीटर में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा वो इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि डेथ उससे वाक़ई हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो आप बचाना चाह रहे हैं सर्दी से, देखिए सर्दी से बचने का बेहतरीन तरीका है कपड़े पूरे पहने, सॉक्स पहने, सर पे टोपी पहने, नीचे थर्मल पहने, उसके ऊपर अपनी जो भी कपड़े पहनते हैं पहने, उसके ऊपर स्वेटर पहने। 3 लेयर्स काफ़ी हैं। मैं पूरी सर्दियाँ, मेरे पास थर्मल टाइट्स भी हैं और वो भी है, बेसिकली थर्मल नहीं भी है तो नॉर्मल टाइट्स जो होती हैं, आपने कमीज, सलवार कमीज के नीचे टाइट्स पहन ली और नीचे आपने कोई वेस्ट पहन ली। एग्जैक्टली। ऊन की भी वेस्ट्स होती हैं। बिल्कुल। आप नॉर्मल अपने कपड़ों के नीचे वो गरम वेस्ट पहन ले, नीचे आपने टाइट्स पहन ली, ऊपर से आपने अपनी शलवार कमीज पहनी और आपने साथ में स्वेटर पहन लिया। मैं गारंटी देती हूँ कम से कम लाहौर में तो आपको, या इसके गिरदो नवाह में, इवन कराची में, कोई सर्दी नहीं लगेगी। ओवर हीट भी तो नहीं करना ना। बिल्कुल। और बात यह है कि पूरे कपड़े नहीं पहनने, मुख्तसर, मतलब इस तरह करके आपने कैजुअल घूमना है। देखिए यहाँ पे वार्म एनवायरनमेंट है इसलिए हम इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। जब हमारी हीटिंग का इशू होता था स्टूडियो में, तब आपको पता है हम नीचे भी थर्मल्स पहनते थे और ऊपर से स्वेटर भी पहन के आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए कॉमन सेंस की बातें। अब मेरे गाड़ी में हर वक्त मेरी वो गर्म वाली जो एक क्लोक जैसा है वो होता है, कैप शॉल टाइप। हाँ, वो भी मैंने रखा हुआ है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा मैं एक हुडी हमेशा गाड़ी में रखती हूँ, ऑलवेज। सॉक्स का एक एक्स्ट्रा पेयर रखती हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हम अपने साथ एहतियातन भी रख सकते हैं। खैर अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद सर्दियों की सौगात आप बना रही हैं, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और आज मैं आपके साथ किचन में काम नहीं करूँगी। पूछें क्यों? पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि आज मैं नाश्ता करूँगी और आप काम करेंगी। क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा मुझे ऑन एयर कहा है आप वेली बैठी हुए कर लेना, तो चलो आज मैं वेली नहीं बैठूंगी, आज मैं तुम्हारे साथ बैठ के नाश्ता करूँगी। और जो करोड़ आपने चीज़ें सामने रखी हुई है ना, वो आप अपनी पकाना, ठीक है? अब वो क्या बना रही है ना, ये हम आपको ऑनर बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, एक जल्दी से आपको टीज़र ज़रूर दे दूंगी कि महनाज बेगम को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे आगे जाके अपने प्रोग्राम में। उनसे रिलेटेड पैकेज भी, वो भी आपको आगे जाके दिखाएंगे। बट आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्वींस को ट्रिब्यूट पेश करना, अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री की। तो महनाज बेगम आज का हमारा टॉपिक है, उनसे रिलेटेड बात भी करेंगे, म्यूज़िक भी सुनेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा। इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन प्रोग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं ऑन एयर अनम की कंप्लेन करूंगी, ये इतनी ढीठ है, इसने मेरा नाश्ता ब्रेक में मंगवा के
ज़बरदस्ती मुझे नान चने खिलवा दिए ब्रेक में कि ख़त्म करें और मेरा काम कराएं। बेटा बड़ी हूँ मैं तुमसे। देखिए मैं चाह रही थी कि आप जल्दी जल्दी खा लें क्योंकि यहाँ पे बहुत काम है। मैं आपको पता है वैसे भी जब से आपने मेरे साथ जुगन्स किचन हमने करना स्टार्ट किया तब से मैं आहिस्ता आहिस्ता ओ इधर भाई मिलती जा नाम रही करो शेफ्स किचन, जुगन्स किचन नहीं है इसका नाम, शेफ्स किचन है। शेफ भी मेरे मन बच्ची बना देता है, लेकिन ये भी ठीक है, इतना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेल पेड प्रोफेशन है। अच्छा क्या करूं मैम? सबसे पहले आज हम बनाएंगे चिकन मंचाओ सूप। तो उसके लिए मैं आपको पहले चीज़ें दे देती हूँ ताकि कौन सा सूप है? अच्छा, आपने सबसे पहले ये गार्लिक है और ग्रीन चिलीज है, आपने अच्छी तरीके से इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर आपने ये वाला चिकन जो है यानी मिर्चा ये इसमें डाल देना है आप। अच्छा जी, अब सबसे क्या डाल मैंने इसमें? ये वाला चिकन डाल देना ठीक आप। है, ये वाला आपका। ये चिकन ऑन टोस्ट के लिए। अच्छा तो पहले ये तो बता दो आज हम बना क्या रहे जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचाओ सूप। तो चिकन मंचाओ सूप के लिए मैं आपको पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए मुर्गी का गोश्त हम तकरीबन आधा किलो लेंगे, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1/3 कप, सिरका 1/4 कप, अंडे 4 से 5 अदद, कॉर्नफ्लावर 3 से 4 खाने के टेबल स्पून और नूडल्स इसमें जाएंगी 3 पैकेट, हरा प्याज 1 कप, तेल जो है इसमें 1/4 कप जाएगा और लहसुन 2 खाने की चम्मच और मिर्चें इसके अंदर जाएंगी 4 अदद, नॉर्मल छोटे साइज़ की जो है वो मिर्चें जाएंगी। तेज़ वाली हाँ, क्योंकि हमने इसमें स्पाइस लेवल तो सिर्फ ब्लैक पेपर के साथ ही ऐड करना है। और दूसरी बात ये जो मिर्चें हैं ये वैसे ही आप जब इनको कुक करेंगे ना इतना तो इसका तीखापन कम हो जाएगा। एग्जैक्टली अच्छा जी, जितनी इसीलिए आपने आई थिंक कहा है कि इसको हमने ब्राउन करना है इसको। अच्छा, ब्राउन करने से क्या होगा, जब आप इसको इसमें हम 1/3 कप जब इसके अंदर ऑयल हम ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप इसके अंदर गार्लिक और ग्रीन चिलीज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, तो उससे जो है हमारे सूप का कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। उसके बाद और जब हम कप की बात करते हैं तो हम चाय के कप की बात करें, इतने बड़े मग्गे की बात नहीं कर रहे होते। मतलब ये हमारे पास एक कप है तो हम इस कप की बात करें। आप कोई भी मयरिंग कप लेकर उससे मयर करके डालें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने चिकन ले लेना है, उसको या तो फिर बहुत ही छोटे क्यूब्स में कर लें या फिर बोनलेस चिकन को आपने हल्का सा जो है उसे क्या कहते हैं, जी डाल दें। आपने उसके अंदर हल्का सा चॉपर में उसको हिला ले ताकि जो है उसके चंक्स आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही उसके चंक्स आएंगे तो जब आप इसको इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है रिजल्ट आएगा। जितनी देर में ये चिकन और ये सारी चीज़ें फ्राई होंगी, जैसे ही ये हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट इसके अंदर 70% डन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर जो वेजिटेबल है जिनको हमने फाइनली चॉप करके रखा हुआ है वो डालेंगे। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे लाइक 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, ½ टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी और साथ ही हम इसके अंदर वाइट पेपर भी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आपकी फ्लेवर कि आपको कितना सॉल्टी चाहिए आपका सूप, फिर वो उसके बाद हम ऐड कर देंगे। फिर उसके अंदर सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस जाएगा और विनेगर जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें एक साथ डालनी है, इसको थोड़ी देर कुक करना है। उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, खासा कोई 10 से 15 मिनट आपने इसी पोजीशन के अंदर आपने इसको बॉईल देना है। जब अच्छा सा बॉईल आ जाए तो इसमें हम 4 से 5 जो अंडे हैं वो बीट करके वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बड़ा ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी सूप। जी बिल्कुल, हेल्दी से मुराद ये कि बड़ा ही न्यूट्रिशियस और फिलिंग सूप, यानी कि आपका पेट इससे बड़े आराम से अगर आप इसका एक बाउल पी ले तो ये जो है ये कट होगा, तो ये जाने दे, बेशक डाल दें इतना बड़ा पीस। अच्छा, खैर बहरहाल उसके बाद इसके अंदर आपने अंडे डालकर अंडों को आपने जो है वो थोड़ी देर पकने देना है, लाइक 1 से 2 मिनट आपने उसके क्लाउड्स बनने देने हैं। जब उसके क्लाउड्स बन जाएंगे सूप के अंदर फिर आपने उसके अंदर चम्मच हिलाना है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुअली अंडे डालते साथ ही अगर आप उसमें चम्मच हिला देंगे तो सूप का जो है वो सारा अंडा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और उसके क्लाउड्स जैसे आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लास्टली हम इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, पानी ऐड करके इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके अंदर आपने थिकनेस जो है सूप की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से देखकर आपने जो है वो फिर अगर आपको जितना थिक चाहिए आप उस हिसाब से जो है
उसको रख सकते हैं, लेकिन सूप की कंसिस्टेंसी पहले टाइम में थोड़ी सी थिक ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको दोबारा से रीहीट करते हैं या आप उसको दोबारा से करते हैं तो वो थोड़ा लिक्विडी साइड पर आ जाता है, तो आपने उसको पहले थोड़ा सा थिक साइड पे ही रखना है। इसके साथ जो हम एपेटाइजर, अच्छा एपेटाइजर से पहले ये बताइए यहाँ पे आप क्या करो? बस थोड़ा सा और इसका ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए थोड़ा सा। अच्छा। तो जितनी देर में अगर ऑयल गर्म हो गया है तो इसके ऊपर जब सूप बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर जो हमारी इंस्टेंट नूडल्स हैं वो हम ऊपर फ्राई करके डाल देंगे। जब आप उसको सूप में ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो है एक बड़ा ही फिलिंग टाइप का आपका है। आप चाहे तो नूडल्स डाल लें, अदर देन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और लास्टली हम इसके ऊपर ग्रीन अनियन से उसकी गार्निश करेंगे। अब बारी आ जाती है इसके साथ आज का जो एपेटाइजर है। सारे एक साथ तो नहीं जाएंगे, वन एट अ टाइम ही जाएंगे। जी बिल्कुल, बस थोड़ी थोड़ी डालेंगे ध्यान से, क्योंकि ऑयल ऊपर आएगा ज़रा। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऑन टोस्ट के लिए हमें चिकन चाहिए, कीमा उसका ½ kg करीब, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडे 1 अदद, तेल इसमें हस्बे ज़रूरत, और डबल रोटी इसमें हस्बे ज़रूरत। और तेल इसके अंदर हम बिल्कुल शैलो फ्राई से भी कम जो है हम वो इसमें ऐड करेंगे, ताकि जो है हमारी ब्रेड ज़्यादा से कम जो है ऑयल को सोक करे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है। नहीं हो गया ड्राई, अब सिर्फ वापस ऑयल निकला है। अब ये वेजिटेबल्स आप ऐड कर दें इसके अंदर। टड़ा, सारा काम मैंने ही करना होता है, मैंने तो कुछ नहीं करना है। यू आर वेरी वेला। नहीं देखिए, अभी मैं आपको चिकन एंड टोस्ट की रेसिपी बताऊंगी ना। अब जितनी देर में ये वेजिटेबल हो रही है, साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्पाइसेस में इसमें सेम वही काली मिर्च जाएंगी, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट टू टेस्ट है, आप फिर बाद में दोबारा से टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको और की ज़रूरत होगी तो फिर उसमें हम और ऐड कर लेंगे। साथ में इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अगेन थोड़ा अंडर रखें जी, ओवर ना जाए। अगर आप इसमें यखनी डालेंगे तो फिर चिकन पाउडर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सो बट क्विक रेसिपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम शेयर करना चाह रहे थे। अक्सर ऐसा होता है गेस्ट आ जाते हैं घर में उस पर, और बाय द वे कह भी देते हैं ना आजकल तो, हाय घर में कोई हलवा है, हाय कोई सूप बना हुआ है। और मेरे हस्बैंड तो सच्ची बात बताऊं, सर्दियों में तो पीते ही सूप है। ही वांट सूप एवरी इवनिंग। और सूप में भी जुगन आप ही इतनी मतलब रेंज है आपके पास क्रीम बेस्ड सूप है, आपके पास क्लियर सूप है, आपके पास नूडल सूप है, डम्पलिंग सूप है आपके पास। अगर आपको सूप को देखें तो सूप भी अपने आप में एक कंप्लीट मील है, उसके बाद आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको हमने कितना को फ्राई करना है? इसको हमने थोड़ा गोल्डन करना है, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी ही चाहिए, ताकि जब हम उसको सूप पे सर्व करें तो जैसे जैसे आप सूप पिए तो ये ग्रेजुअली जो है वो सॉफ्ट हो। तो ये ना हो कि एकदम ही हम डाल दें तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर जाएगा, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से तिल, और थोड़े से तिल जो है हम ऊपर से इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे साथ में। अब इसके अंदर चला जाएगा। अब मैंने इसमें क्या डालना है जानी? बस ये हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। जी, अब आप देख लें कि आपने कितना सूप बनाना है। आप वैसे तो मैंने तकरीबन जग के हिसाब से 4 ग्लास 8 ग्लास पानी के हिसाब से हमने बनाया है, तो 8 कप हमारे सूप के इसमें से इजीली जो है 8 क्या, अभी तो हमने इसमें दूसरी चीजें भी तो डाली, 10 कप तो निकल हाँ, जाएंगे। 10 से 12 कप आराम से निकल क्योंकि बात ये है कि देखो पानी तो सिर्फ अभी हमारा वो है, इसको एक बार हीट करके दूसरा पे जी, डालूंगी। ठीक है। हाँ, तो वो आप इसके अंदर डालें, और उसके बाद में आपने प्लेट ले ली? मैंने सब कुछ ले लिया, टेंशन ना ले। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। अच्छा, मैदा बेसिकली इसके अंदर जाएगा बाइंडिंग के लिए, ताकि जो है हमारे टोस्ट के ऊपर अच्छे से ये स्टिक कर जाए। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस, दैट्स इट, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने जो है सिंपल इसको उस पर लगाना है ब्रेड के ऊपर, और ब्रेड पे लगाकर हम इसको जो है फिर शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो है मैं पूरा एग नहीं ऐड करूँगी इसके अंदर, बिल्कुल मैं जो है थोड़ा सा एग ऐड करूँगी, 2। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें आपका सूप कितना ज़्यादा बन गया। ये देखें कितना ज़्यादा आपका सूप बन गया। तो वो जो 1/3 कप पानी भी हमने डाला था, 1/3 कप ऑयल भी डाला था, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। अच्छा, ये इसके अंदर जो है तकरीबन ½ कप के करीब जो है
सोया सॉस है, इसमें थोड़ी सी मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है डार्क सोया सॉस ऐड की, क्योंकि इस सूप का कलर जो है थोड़ा सा डार्कर, डार्क होते जैसे हैं। 19-20 सूप होता है उस टाइप का इसका होगा। साथ में इसके अंदर जो है वो चिली सॉस है और विनेगर है। क्रिस्पी नूडल्स, यम। अच्छा, अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि एक नेस्ट के ऊपर चीज़ सर्व हुई होती है, ये देखें। जी एग्जैक्टली। तो इस नेस्ट, इस तरह का आप नेस्ट बना के भी इसके ऊपर ग्रेवी जब डालते हैं तो बड़े मज़े की एक लुक आ जाती है। एग्जैक्टली। वेरिएशंस होती हैं सिंपली। और सूप में तो जुगन अभी वैसे भी आप बहुत ज़्यादा वेरिएशंस कर सकते हैं। आप चाहें तो इस टाइम में इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर दें, कॉर्न्स ऐड कर दें, हाँ, तो वो भी आप चीज़ें ऐड कर सकते पर हैं, वो देखो आपकी हमने अपनी इतनी पर्सनल वेजिटेबल्स चॉइस। डाल दी हैं, अगर आप इसमें नहीं भी मशरूम डालते, बिल्कुल। एंड में गार्निशिंग में स्प्रिंग अनियन डाल दिए और ऊपर से आपने ये डाल दिए फ्राइड नूडल, तो बड़े मज़े की एक लुक आ जाती है। एंड एग्जैक्टली। ये इससे ज़्यादा कंप्लीट मील बंदा क्या को खाएगा। बिल्कुल, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अब वही बात है कि अगर आपने अपनी टेबल को थोड़ा सा सेट करना है तो आप बेशक ऑन साइड जो है वो थोड़े से आप इसके ऊपर जो है मतलब जैसे हम चिकन ऑन टोस्ट बना रहे हैं तो इस तरीके से आप जो है उसको रख सकते हैं, तो वो भी आपका एक कंप्लीट मतलब एक स्टार्टर आ जाएगा साथ में, और आपका सूप हो गया तो मतलब आपका एक मील पूरा हो गया। तो बिल्कुल ये इस सही। तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब और कुछ बताना है क्योंकि फिर हम अब ब्रेक में बस जा अब रहे ये हैं। बॉईल आएगा तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और एग ऐड कर देंगे। मीनवाइल जो है जैसे ही मेरे पास स्टोव फ्री होगा तो मैं चिकन एंड टोस्ट बना लूँगी। ऑसम, तो दोनों रेसिपीज़ भी डन हो जी। गई। उसके साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज महनाज बेगम को। महनाज बेगम जो है एक बेहतरीन सिंगर थी। 1958 में आप पैदा हुई। आपने सिंगिंग की एजुकेशन अपनी मदर से ली, और महनाज बेगम ने फिल्म, रेडियो, टीवी के साथ बेशुमार गज़लें गाईं और गीत गाए। ठुमरी, दादरा, ख़याल गायकी में आपकी एक्सपर्टीज़ थी। बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट। आपको निगार अवार्ड से, लक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, और भी बहुत से अवार्ड्स आपने अपने नाम के। 19 जनवरी 2013 को आप इस दुनिया से रुखसत हुई। आज महनाज बेगम को ट्रिब्यूट पेश करें, और ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। मैं जिस दिन भूला
बात है सायरा, क्या बात है मेरा बच्चा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट। हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, सिंगर इसके नहीं सिर्फ इसको कहती बिकॉज व्यूअर्स शी इज़ ट्रूली एन आर्टिस्ट। एंड ना सिर्फ इस बच्ची ने अपने क्राफ्ट को सीखा, लेकिन उस क्राफ्ट के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की। शी डिड हर मास्टर्स इन म्यूजिकोलॉजी और गोल्ड मेडलिस्ट है हमारा ये बच्चा, माशाल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो मेरी जान। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई, जिनके बगैर हमारा शो नामुकम्मल होता है, बिकॉज जब म्यूजिशंस का साथ हो, आवाज़ भी खूबसूरत हो, तो तब कहीं एक खूबसूरत सा गाना रूनुमा होता है। सो वी हैव विद अस बहुत ही प्यारे हमारे भाई, जो वन लाइनर्स ज़्यादातर बोलते हैं और ऐसे वन लाइनर बोलते हैं कि हम 2 मिनट के लिए चुप ही हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे नवीद नवाज़ भाई ऑन द कीबोर्ड, देन जग्गू खान, वन ऑफ आवर मोस्ट सीनियर म्यूजिशंस, वन ऑफ आवर मोस्ट ब्रिलियंट म्यूजिशंस, जिन्होंने ऑलमोस्ट सब हमारे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म भी किया है और ख़ुद एक लेजेंड का लेवल रखते हैं। तो जग्गू खान हमारे साथ हैं ढोलक पे, उनके साहबजादे जो लेजेंड बनने की कोशिश में हैं, लेकिन आजकल तो ज़िंदगी के मामलात ही हैंडल कर रहे हैं। शाहिद महमूद है हमारे साथ तबले पे, एंड देन हमारे प्यारे भाई जो बस अपनी मुस्कुराहट से हमारा दिल जीत जाते हैं, लेकिन ड्रम भी बड़ा अच्छा बजाते हैं, गुलाम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन वैसे बैठ क्यों रही हूँ, इस पर्सनैलिटी के लिए तो खड़े होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद एक बहुत ही ब्रिलियंट सीनियर एंकर पर्सन, रिसर्चर एंड अ ब्यूटीफुल सिंगर एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। दिखने में तो हैंडसम है, लेकिन माशाल्लाह जो उनकी ड्रेसिंग होती है, आज सायरा के सॉन्ग के दौरान ही मेरी एकदम से नज़र पड़ी, क्योंकि शो जब होता है ना व्यूअर्स, तो हम इतने बिजी होते हैं अपनी बाकी मामलात में कि एक दूसरे पे प्रॉपर नज़र भी नहीं पड़ती। मैंने देखा, मैंने कहा आज तो मेरा भाई बड़ा हैंडसम लग रहा है। गाने के दौरान गाने पे कम तवज्जो, भाई पे ज़्यादा भाई को। मैंने कहा भैया लुकिंग नाइस माशाल्लाह। रियाज खान साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया इस तमाम तर मोहब्बत का। भैया आप जितनी मोहब्बत देते हैं, जितनी आपने डेडिकेशन और कमिटमेंट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को दी है, हमारे मदर इंस्टीट्यूशन को दी है, आपको तो क्रेडिट देना बनता है। बहुत शुक्रिया। काम तो हम सारे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस इदारे को ओन करते हैं। यू आर वन ऑफ दोज पीपल माशाल्लाह। एंड देन हमारी एक यंग और ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो आज हमारे साथ हैं। मैंने कहा कि सबको अगर प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिल रहा है तो हमारी बेटी को भी मिलना चाहिए। आवाज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बादब, बहुत ही प्यारी सी अरूज फातिमा हमारे साथ है, ब्रिलियंट सिंगर। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आज बहुत बड़े काम के लिए बुलाया है, एक बहुत बड़ी हस्ती को आज ट्रिब्यूट पेश करोगी, रेडी हो? जी बिल्कुल, तो हमारा बच्चा भी तैयार है। अच्छा, जहाँ से बात का आगाज़ होता है वो तो यही होता है कि आज हम महनाज बेगम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो रियाज भाई, उनके बारे में आप हमें एज एन इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहेंगे? आई नो सायरा ऑल्सो मास्टर्स इन म्यूजिकोलॉजी, हर चीज़ के बारे में ही ये जानती हैं, तो इनसे भी बात करेंगे जी। अच्छा, महनाज बेगम जो है ना, इनकी मेहरबानी है कि ये हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुई। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत सारा वक्त दिया। इनकी मेहरबानी है कि ये रेडियो पाकिस्तान पे रहीं, स्टेज पर इन्होंने बहुत सारा गाया। 1958 की इनकी पैदाइश है और 2013 में इस दुनिया से रुखसत हुई। कनीज़ रज़ा इनका असल नाम है। अच्छा, कनीज़ रज़ा इनका नाम है और म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस महनाज के नाम से हुई है। सही। म्यूज़िक फैमिली के साथ ताल्लुक़ है। और कजन इनकी बेगम, उस्ताद भी पहली अम्मी थी ना इनकी? जी कजन बेगम, कजन कजन बेगम इनकी वालदा जो क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से बहुत सारा नाम रखती हैं और इनकी फैमिली में म्यूज़िक था। वालिद रेडियो पाकिस्तान पे, और वालिद साहब का कमाल ये था कि वहाँ यानी कि पे इन्होंने ऑपोजिशन नहीं फेस की जब म्यूजिक में आई। बिकॉज देखिए, जब मैडम जी को हुमा खाला ने ज़िले हुमा साहिबा ने कहा, मैं उनको खाला इसलिए कहती हूँ क्योंकि मामा की क्लास फेलो थी, तो वो एक तरह से साथ बड़े हुए। और देन उनके बेटे अहमद अली भट्ट भी, हमारा एक ग्रुप था सब फ्रेंड्स का, जब माँ बाप के पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, तो मैडम जी ने हुमा खाला को इनिशियली इजाज़त नहीं दी थी। ज़िले हुमा को उन्होंने मना किया था, इवन दो इट वाज अ म्यूज़िक फैमिली, बिकॉज अब मैडम इतनी बड़ी स्टार, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको परमिशन दी थी म्यूज़िक। अच्छा नहीं, इनके साथ में ये हुआ कि ये पढ़ी लिखी खातून थी, ग्रेजुएशन थी इनकी सर सैयद कॉलेज से, और इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं रेडियो पे कुछ ट्रिब्यूट था मैडम नूर जहाँ का या कुलीली नगमों का मुकाबला था, उस मुकाबले में हिस्सा लिया था। लेकिन पेरेंट्स की ये बात इनकी बड़ी खूबसूरत थी कि भाई पहले अपनी एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप गायकी में ज़रूर आएँ। सो शी डिड हर ग्रेजुएशन, बाकायदा पढ़ी लिखी खातून थी, और रेडियो पे पहले ये इंट्रोड्यूस हुई, रेडियो पे इन्होंने गाया और रेडियो पे किसी कंपटीशन में ये हिस्सा लेने के लिए आई। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत सारा शुक्रिया कि सुहेल राना साहब, खुदा उन्हें हयाती दे, वो हमारे बड़े बाकमाल
आर्टिस्ट थे, मौसीकार थे, उन्होंने फिर इनको नगमा ज़ार एक प्रोग्राम था उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर ये महनाज के तौर पर ही आई। ये शुरू में ही महनाज ही के तौर पर उस वक्त तो ये introduce बड़ी हुई। एक नॉर्मल ट्रेंड था ना सारा, कि मतलब इस तरह के जब कोई भी आता था, चाहे फीमेल, अक्सर मेल फीमेल दोनों के नेम चेंज कर दिए जाते थे। ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ थी। और और फिर ये इंडस्ट्री की बाहर के मुल्क में भी ऐसे होता था, जी, हॉलीवुड में भी यही हो रहा था, बॉलीवुड में भी और लॉलीवुड में भी। फिर वहाँ से ये पाकिस्तान टेलीविज़न पे आ गई। पाकिस्तान टेलीविज़न के बाद इनको फिल्म्स के हवाले से लाया गया, फिल्म के लिए ये आई और फिर उन्होंने 70s और 80s में मैं समझता हूँ कि इनके उरूज का वक्त, और इनका भी कमाल यही है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ की मौजूदगी में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक आवाज़ की खूबसूरती के साथ, अपने स्टाइल के साथ, अपने धीमे मिजाज के साथ ये इन्होंने अपने आप को मनवाया। और ये भी जो सायरा आपकी में, तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, मुझे लग रहा है, बड़ी मेहरबानी है वार्म आपकी। एंड वेलकमिंग। अच्छा, इनका जो अभी सायरा में गाना सुना रही थी फिल्म खुशबू का, ये खुशबू का गीत था, मुमताज़ पर फिल्माया गया था और मसरूर अनवर का ये म्यूज़िक था, एम अशरफ का, मसरूर अनवर का लिखा हुआ था, एम अशरफ साहब का ये म्यूज़िक था। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को एक अलग कमाल के तौर पर उन्होंने बनवाया और उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ये सारे ही गाने उन्होंने गाए। और क्या सिंधी फिल्मों में इन्होंने बहुत सारा गाया, उर्दू बहुत अच्छा गाया और बेसिकली तो उर्दू स्पीकिंग फैमिली है, लेकिन इन्होंने जब पंजाबी गाया तो वो भी कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरती इन्होंने दी और बहुत सारे क्रेडिट पे, इनके क्रेडिट पे बहुत सारे खूबसूरत नगमे हैं। सायरा, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता था जब शुरू में फिल्म्स देखी और इनके गाने सुने तो मुझे लगता था कि स्पेसिफिक इनकी आवाज़ जो है ना वो सिर्फ शबनम जी के लिए बनी है, क्योंकि इतने गाने मैडम शबनम पे जो हमारी लेजेंड आर्टिस्ट हैं उन पे पिक्चराइज हुए कि यही लगता था कि या तो शबनम जी की ये ओरिजिनल आवाज़ है या सिर्फ महनाज बेगम जो है ना वो मैडम शबनम के लिए उनकी एक जो वॉइस क्वालिटी है ना वो सिर्फ मैडम शबनम के लिए जो है ना वो फिक्स हो गई भी है। लेकिन जैसे अभी रियाज साहब ने बात की है कि एक उर्दू स्पीकिंग होते हुए और आपकी बेस जो है वो आपकी लैंग्वेज उर्दू है और आप कराची से बिलोंग करती हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाबी को इतना अच्छा उन्होंने गाया और पंजाबी के जितने उनके गाने हैं, जिस तरह उनके उर्दू गाने हैं, और इसी सायरा तरह देखो, सुपरहिट। बीइंग अ सिंगर, यस, गाना आप कोई भी गा सकते हैं, लेकिन हर बंदे के, जिस तरह इवन दो मैं पंजाबी हूँ और इतना सा टीज़र भी व्यूअर्स को दे दूंगी कि एक आजकल एक ऐसा कैरेक्टर, एक प्रोजेक्ट में काम करी जिसमें आई एम प्लेइंग अ प्योर पंजाबी कैरेक्टर। मैं बहुत स्ट्रगल करी हूँ पंजाबी में बोलने के लिए, और मैं जब भी मैं फंसती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि यार हमारे सिंगर्स पूरा पूरा गाना गाना गा जाते हैं record पंजाबी करा में देते हैं। और दूर दूर तक उनका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं होता, पाकिस्तानी होते हैं बट पाकिस्तान की हर जबान तो हमें नहीं बोलनी आती, उर्दू आती है यूजुअली। बीइंग पंजाबी में स्ट्रगल कर रही हूँ, तो जो इंसान उर्दू स्पीकिंग है उसके लिए मैं मुश्किल तो है। बड़ी हुई ना वो तलफ्फुज सुनते हुए, जी, जी, बिल्कुल। एटलीस्ट अगर बोला नहीं भी तो, आपके कानों में तो है ना वो पंजाबी, सुन और तो रही है फिर ना? भी नहीं हो रहा। हाँ। तो सोचें कि मतलब अमेजिंग। अच्छा, ये जो सायरा आप बात कर रही हैं ना शबनम जी के लिए इनके जो गाने बहुत सारे हैं, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि रोबन खोहिश साहब के साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया ना, वो ज़ाहिर बहुत बात है। सारा काम किया। फिल्म्स में वो और थी फिल्म और- आईना मुझे हमेशा इनकी याद रहती है। फिल्म आईना, बंदिश, उनकी हम बात करें, वो शबनम जी की फिल्में, शबनम नदीम की और रोबन खोहिश साहब का म्यूज़िक, लेकिन रोबन खोहिश साहब ने इनकी आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वही वाली चीज़ होती है ना, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइट एट द बिगिनिंग। इब्तिदाई ज़िंदगी कैसी थी, क्या थी? इब्तिदाई मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये चूँकि म्यूज़िक के साथ इनका अच्छा ताल्लुक़ हो गया, उसके बाद इन्होंने वहीं से कराची से ठीक है। अपने मुकाबले का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से। उसके बाद ये टेलीविज़न पर आ गई। टेलीविज़न पर जब इनकी आवाज़ सुनेंगी तो फिर इनको फिल्म्स के लिए ऑफ़र आना शुरू हो गई। फिर ये लाहौर आ गई, फिर लाहौर में आके इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये ज़ाहिर है कराची इनकी बेस थी, ये trajectory कराची थी और इनकी लाहौर के दरमियान में ये रहीं और आती जाती रहीं और फिर बट इन्होंने फाइनेंशियली गुड लाइफ, कंफर्टेबल, क्योंकि देखे ना बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जिन जो शुरू में स्ट्रगल के पीरियड से गुजरते हैं। इनकी ऑलरेडी म्यूजिक की फैमिली थी, तो क्या इन्होंने भी फाइनेंशियली स्ट्रगल किया? नहीं, मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ होगा, इसलिए कि इनकी बाकी की फैमिली जो थी वो अमेरिका में थी। इनके भाई जो थे वो अमेरिका में थे और वालदा की तरफ से भी ज़ाहिर है वो थी। बल्कि कहा यह जाता है इशरत जहाँ एक हमारी बड़ी अच्छी सिंगर रही हैं, वो इनकी खाला थी। और उरूसा अली आजकल भी कराची टीवी रूसा से जी तो हमारी काम कर लाडो रही रानी हैं। है और उनकी कज़न है, और वो इतना महनाज जी को ट्रिब्यूट पेश करती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो हमेशा कहती है मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी बहन मच ओल्डर देन हर, बट रूसा जी को भी ये क्रेडिट जाता है। मैं जब भी कराची जाती हूँ,
उनसे बात करती हूँ, कहीं ना कहीं महनाज बेगम का मेंशन ज़रूर आता है। और बहुत अच्छा उन्होंने इनको सब निभाने की भी कोशिश की है, और बड़ा बहुत खूब- अच्छा, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा वो 100%। करती हैं। हमारे वी आर जस्ट प्राउड ऑफ दैट कि पाकिस्तान टेलीविजन से महनाज बेगम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और पाकिस्तान टेलीविजन से इनको पहचाना गया। फिर इसके साथ ये है कि इन्होंने गज़ल को भी प्रॉपर गाया, गज़ल प्रॉपर गाई, फिल्मी गाने प्रॉपर गाए, फिर इनका क्लासिकल अंग भी था चूँकि सीख के आई थी। और उस्ताद ये जो पंडित गुलाम हुसैन साहब उनका नाम था, मेहदी हसन खान साहब के जो बड़े भाई थे, उनके साथ इन्होंने उनसे भी सीखा। फिर उस्ताद नज़र हुसैन साहब हमारे लाहौर वाले तरन्नुम प्रोग्राम वाले बड़े मारूफ बिल्कुल, रहे, बिल्कुल। उनसे भी इन्होंने सीखा। यानी ये बाकायदा सीखती भी रही अपने उस काम को साथ साथ। और क्लासिकल बेस्ड बंदा जो होता है ना जी, वो हर जगह पे कामयाब हो जाता है, वो हर जगह पे चल जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, उनका एक विजुअल देखते हुए जाते हैं, उनका गाना देखते हुए जाते हैं, सिर्फ सुनते हुए नहीं, देखते और सुनते हुए जाएंगे हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफकोर्स गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, ट्रिब्यूट भी चलता रहेगा। आज हमारे साथ एक टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट भी हैं, उनको भी हमने मौका देना है ट्रिब्यूट पेश करने का। सायरा, आफ्टर ऑल आपने भी तो इसी तरह स्टार्ट किया था परफॉर्म करते हुए, मैडम जी के साथ आपको हम बड़ा कनेक्ट करते रहे ओवर द इयर्स। सो द पॉइंट इज़, मुझे लगता है कि जब किसी बड़े को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बंदा आगे आता है म्यूज़िक की फील्ड में, मैंने ऐसे लोगों को बहुत कामयाब होते हुए देखा है। शायद एक ब्लेसिंग हो जाती है, एक अनकॉन्शियस किस्म की ब्लेसिंग हो जाती है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। रांझनिया बे रांझनिया बे मैं तेरे रंगे रंगिया रांझनिया बे रांझनिया बे मैं तेरे रंग रंगिया रांझनिया हीर दा बेरा सोनी दे पतनू वे मैं चोरी चोरी लंगिया रांझनिया वे रांझनिया वे मैं तेरे रंग रंगिया रांझनिया। जोड़ियां में सामने तेरे ढोलने पर दे रख ली मेरे जोड़ियां में सामने तेरे ढोलने पर दे रख ली करे मावा लिया करे मावा लिया ऐब ना बोली वे मैं चंगिया के मंदिया रांझनिया वे रांझनिया वे मैं तेरे रंग रंगिया रांझनिया।
बात है बेटा, आओ, शाबाशी तो बनती है। क्या कहेंगे आप रियाज भाई, कितना बहुत खूबसूरत अच्छा, ट्रिब्यूट हमारी बच्ची बहुत ने। बहुत खूबसूरत। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अटेम्प्ट, बहुत वेल खूबसूरत। डन मेरा बच्चा, वेल डन। आ जाओ मेरी बेटी। अच्छा, ये सॉन्ग जो है ना जी मेरे पसंदीदा गानों में से है, और महनाज बेगम ने जितनी खूबसूरत पंजाबी इसमें गाई हुई है, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। और फिर ये है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब पे और बाबरा शरीफ पे ये गीत फिल्माया गया है, और क्या खूबसूरत लोग, और बहुत सारे लोग हैं जो इस गीत को सूफियाना रंग में देखते हैं। वे रांझण यार, वे मैं तेरे रंग रंगियाँ रांझण यार, हमारे एक दोस्त हैं सूफ़ी मुनश हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये फिल्मी गाना नहीं है, ये बेसिकली तसव्वुफ़ की बात है। वाह वंडरफुल। और इतना खूबसूरत महनाज बेगम ने इसको गाया हुआ है, कमाल कर दिया उन्होंने। वैसे सारा पता है, मुझे हमेशा लगता था कि आप लोगों का जो लॉट है ना, वो लास्ट जनरेशन है जो अच्छा ट्रिब्यूट पेश करते हैं या ट्राई करते हैं। स्कूल कॉलेज के लेवल पे तो लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए गा देते हैं सीनियर्स को, लेकिन बाद में नहीं गाते। एज अ सीनियर इस बच्ची के बारे में क्या नहीं, मैं बहुत अच्छा गाया है, और मैं इनको यही कहूँगी कि इसको कैरी ऑन करें। बहुत अच्छा वोकल है, बहुत कम वोकल्स ऐसे होते हैं लाइव में, और ये सीखें, इसको करें, और ये ट्रिब्यूट वाला सिलसिला जो है ये ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी से भी ऊपर की चीज़ें हैं जो हमारे पास पड़ी हैं। भाई कल को हमने सायरा को भी तो ट्रिब्यूट पेश करना है जिंदगी में ही इंशाल्लाह लिविंग लेजेंड की तरह, दूसरे तो वाले बहुत लेजेंड की अच्छा तरह। गाया, मैंने कहा मैं और- क्लियर कर दूं, सायरा ने बाद में ब्रेक में कहना अभी आपने मुझे जीते जी मार दिया, अल्लाह माफी दे। तौबा ये मेरे चीज़ें गुनहगार। सीखने वाली हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा गाया। और आप ये देखें कि आजकल के दौर में मैं समझती हूँ जितना इंग्लिश मीडियम चल गया है ना, उस दौर में भी अगर इतना अच्छा तलफ़ुज़ पंजाबी का है तो इसका मतलब पंजाबी अभी ज़िंदा है। जिंदा है बिल्कुल। और रियाज भाई, आपने ब्रेक से पहले बात की कि महनाज बेगम फिर लाहौर शिफ्ट हो गई, तो लाहौर की उनकी क्या मतलब, अच्छा, उनकी लाहौर की में- जर्नी क्या? लाहौर में एक तो फिल्म्स के लिए गा रही थी बहुत सारा, फिर उसके बाद चूँकि ये 70s 80s में फिल्में हमारी बहुत सारी बन रही थी, उर्दू पंजाबी फिल्म थी, फिर वो पाकिस्तान टेलीविज़न था, फिर वो रेडियो था, फिर वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और जो स्टेज कंसर्ट्स थे उनमें वो गा रही थी। और उस दौर की जो उनकी कुलीग्स थी उनमें ये एक यूनिक वॉइस थी जो दैट वाज बीइंग अप्रिशिएटेड, और मुख्तलिफ जो हमारी उस दौर की हीरोइंस थी उन पे सूट करने वाली एक आवाज़ थी। और मलका तरन्नुम नूरजहाँ की मौजूदगी में, अच्छा, इनकी मलका तरन्नुम नूरजहाँ के साथ भी बहुत सारी मोहब्बत थी, और मैडम भी इनसे मोहब्बत करती थी, क्योंकि बहुत सारे गीत हैं जो इन दोनों के ड्यूएट्स हैं, मैडम के और महनाज जी के ड्यूएट्स हैं, और उसमें मैडम ने हमेशा इनको अप्रिशिएट किया हुआ है। ये बल्कि महनाज जी के अपने मुंह की बात है कि मैडम के हवाले से कुछ था कि शायद वो उतना अप्रिशिएट नए आने वालों को नहीं करती, लेकिन महनाज बेगम को इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, और उनको इनसे कोई शिकवा मैडम से नहीं था। वो बहुत अच्छा गाती रहीं अपने एक यॉन्ड्रा में, अपने एक स्टाइल में। महनाज बेगम उस दौर में देखें, नाहिद अख्तर गा रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी, फिल्म्स के लिए भी गा रही थी, टीवी के लिए भी गा रही थी। उस दौर में नगीरा नूर गा रही थी, उस दौर में तसव्वुर खानम गा रही थी, और सबका अपना अपना एक यूनिक और ब्रिलियंट स्टाइल। तरन्नुम नाज गा रही थी उस दौर में। ये सारी खवातीन जो हैं ये गा रही थी और बहुत अच्छा गा रही थी। ये और बाय द वे क्वींस ज़्यादा थी, मर्द थे, मेहदी हसन साहब हो गए, अहमद रुश्ती साहब थे। अहमद रुश्ती साहब हो गए, अखलाक अहमद साहब अखलाक की अहमद बात साहब करते हैं, ए नैयर साहब की बात कीजिए, रजब अली साहब उस दौर में आ गए थे, और ये सारे लोग बहुत अच्छा गा रहे थे। लेकिन मैडम महनाज का कमाल यही था कि वो अपने स्टाइल की एक वाहिद खातून थी, और बड़े धीमे से मिजाज की पढ़ी लिखी सी खातून थी। और वो पढ़ी लिखी सी खातून जो थी वो उन्होंने गज़लें बहुत सारी गाईं, और फिर चूँकि उनकी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि उनकी क्लासिकल बेस थी, तो उन्हें सारे राग रागनियों का अंदाज़ा था कि मैं क्या गा रही हूँ, तो सो शी डिड वेरी वेल। माशाल्लाह। अच्छा, किचन में भी एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि शेफ़ अनम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है, और वो सूप का जो उन्होंने डेकोर किया वो ख़राब हो रहा है। जी बिल्कुल। मनचाओ सूप रेडी है। आप इस तरह से इसको रख दें, ये ग्रेजुअली खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी नूडल्स इसके अंदर। और साथ में चिकन ऑन टोस्ट सर्व कर दिया इसको केचप के साथ। तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट मील है इसके बाद। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि चिकन ऑन टोस्ट के लिए मैंने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, और बहुत हल्की आंच पे चिकन को एग्जैक्टली 1 टेबलस्पून जो है वो गुड इनफ है एक स्मॉल ब्रेड साइज के लिए। ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर आप उसको लगाएंगे तो वो फिर ब्रेड जल्दी पक जाएगी, आपका चिकन अंदर से रॉ एयर रहेगा। फ्रायर में नहीं बन सकता? एयर फ्रायर में बन सकते हैं, एयर अवन फ्रायर में में भी बेहतरीन बन सकता है। सो द पॉइंट इज ये भी स्प्रे ऑप्शन। करके आप नीचे से थोड़ा सा स्प्रे करें, थोड़ा ऊपर स्प्रे करें, आराम से उसको आप रखें, गुड टू गो। ऑसम, वंडरफुल। अच्छा, यहाँ पे अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिब्यूट की तरफ, लेकिन ट्रिब्यूट सुनने से पहले ये बताएं कि आप अब क्या सुनाएंगी नेक्स्ट, सायरा जी? मुझे दिल से ना भुलाना। व्हाट अ ह्यूज
जायंट हिट रियाज भाई, इस बिल्कुल। गाने के बारे में हमें क्या बताएं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि मेहदी हसन खान साहब के साथ देखिए वो बड़े लोग हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेहदी हसन साहब से भी महनाज बेगम मानती नहीं कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। पंडित गुलाम कादर उनके बड़े भाई, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और ये कमाल रहा कि महनाज बेगम के गीत जो हैं वो खलाक अहमद के साथ भी मारूफ़ हुए, वो मेहदी हसन खान साहब के साथ भी मारूफ़ हुए, और ये वो गीत हैं जो सदाबहार हैं और जो आज भी हॉन्ट करते हैं। आपको कुछ फ़ील आती है और आपको लगता है कि क्या ये वो जज्बात हैं जो हम अंदर रखते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन दैट इज़ स्पेशल। ये बड़ा बाकमाल, बड़ा खूबसूरत गीत है। और बढ़ते हैं इस गीत की तरफ। जी सारा जी। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। भी देखूं तुझे मुझको डसने लगे यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ। तुम ना होते कैसे कटती मुझसे ये तन्हाइयाँ। ओ,
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम महनाज बेगम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं द ब्रिलियंट रियाज खान, अ बेहतरीन होस्ट, एंकर एंड सिंगर इन हिज ओन राइट। देन वी हैव सायरा ताहिर, our little music genius, and then of course Arooj Fatna, our upcoming very talented artist as well. तो अब क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ पूछने से पहले रियाज भाई आपका भी तो ट्रिब्यूट बनता है ना। कम ऑन रियाज भाई, सॉरी, अच्छा, कुछ दो लाइनें सुना दे। बहुत कुछ तो ज़रूरी सुना है, दे। बहुत ज़रूरी है। नहीं देखिए, अल्फाज से तो इंसान ट्रिब्यूट पेश करता ही है, लेकिन आर्टिस्ट के गाने को गाना वो एक मुख्तलिफ लेवल का ट्रिब्यूट होता जी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं महनाज बेगम के बारे में ये पहले भी कह चुका कि वो बहुत अच्छी फिल्मी म्यूज़िक की तो खैर माहिर थी, लेकिन उन्होंने गज़लें भी बड़ी बाकमाल गाई हुई हैं। बिल्कुल। एक गज़ल मुझे बड़ी पसंद है अहमद फराज साहब की, आपके तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना। और ब्लैक एंड वाइट सा उस दौर था और महनाज बेगम को हमने बहुत दफ़ा देखा सुना। तो मेरे म्यूजिशियन जो हैं वो ज़ाहिर एक्सपर्ट हैं, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन चले हम कोशिश करते हैं। ठीक है जग्गू भाई, नवीद साहब ठीक है। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना, अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, अभी तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। दिल ये कहता है कि शायद हो फसुरदा तू भी, दिल ये कहता है कि शायद हो फसुरदा तू भी, दिल की क्या बात करे दिल तो है नादान जाना, आपके तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। हम भी क्या सादत हमने भी समझ रखा था, हम भी क्या सादत हमने भी समझ रखा था, गमे दौरान से जुदा है गमे जाना जाना। थैंक यू। बात है रियाज भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
अच्छा, यहीं से अब अगर गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं तो सायरा जी आप क्या कहेंगी, एंड ऑफ कोर्स उनकी कुछ पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी अगर हमें कुछ पता चले, बच्चे, फैमिली, वो क्या कहानी थी? अच्छा, जहाँ तक मुझे इल्म है उन्होंने शादी नहीं की थी। और जाहिर है जब शादी नहीं की और सारा कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा, और आखिरी लम्हात में भी उनकी बहरीन में वफ़ात हुई। जहाज़ पे वो जा रही थी, वहाँ पे अमेरिका जा रही थी अपनी फैमिली के पास, अपने बहन भाइयों के पास, तो वहीं पे उनकी डेथ हुई। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि किसी ने उनको पहचाना नहीं। वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन चूंकि इनका पासपोर्ट पे नाम कनीज़ रज़ा था तो उसका अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये महनाज बेगम है। वो बाद में पता चला कि ये कनीज़ रज़ा जो हैं यही महनाज बेगम है। तो बहरीन में इनकी डेथ हुई और फिर इनको पाकिस्तान लाया गया, कराची में इनकी तदफीन हुई। लेकिन बच्चे, इनकी फैमिली, मियाँ इनके बच्चे नहीं थे और अपने बहन भाइयों के साथ इन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा और बड़ा शानदार वक्त गुजारा। अच्छा, तो हैप्पी लाइफ, ये Yes. नहीं कि शादी नहीं की तो किसी ट्रेजेडी या किसी इस चीज़ की वजह से बस एक चीज़ हुई कि ज़िंदगी में नहीं हुई। जी बिल्कुल, ऐसा भी बहुत होता है, अच्छी बहुत से ज़िंदगी लोग, गुजारी और बहुत अच्छी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। चले माशाल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लेजेंड। सायरा जी आप क्या कहेंगी एंड में? मैं यही कहूँगी कि मैं नहीं समझती कि उनकी शादी ना करने की वजह क्या हो सकती है, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट अपने काम को अपनी सारी लाइफ दे देता है, चल और देखो, अपने- वो कहते हैं ना, मैरिड टू योर जॉब। हाँ, बहुत से तो ऐसे ये- बाहर ये- के ये- मुल्क में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, बिकॉज देयर पॉइंट वाज कि भाई हमने अपने काम से ही शादी काम कर ली, से, जबकि शादी एक बहुत पसंदीदा अमल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नहीं होती तो एटलीस्ट ज़िंदगी फिर अच्छी गुजरी होगी। ये ख्वाहिश होती ये है। बड़ी, मैं कहती हूँ उनके क्रेडिट में है ये बात, और एक आर्टिस्ट का तन्हा रहना और ऐसी ज़िंदगी गुजारना, मेरे ख्याल से ऐसी ख़वातीन बहुत कम है जो आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने शादी नहीं की। लेकिन महनाज बेगम उनमें से एक है, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सिंसियर होता है, और Sensitive ज़ाहिर होता बात है। है उनकी सेंसिटिविटी भी होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि महनाज बेगम जैसी आवाज़ दोबारा अभी तक हमारे इस टाइम में नहीं है और ना आ सकती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उनका काम जो है वो हमारे लिए हमेशा ऐसे ही ज़िंदा रहेगा और हम गाते रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगी क्लोज़ करने से पहले, और ऑफ कोर्स सायरा जी आपसे फाइनल ट्रिब्यूट लेते हुए, कि व्यूअर्स, कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक ग्लैमरस लुक के साथ सामने आते हैं, जैसे मैडम जी, उनकी लुक भी बड़ी ग्लैमरस थी, उन्होंने अपने मेकअप पे बड़ा तवज्जो देती थी, अपने कपड़ों पे बड़ा तवज्जो देती, उनकी साड़ियाँ आला से आला, ये वो। महनाज बेगम ने अपने स्टाइल को बड़ा सिंपल रखा, सिंपल एंड एलिगेंट रखा। ये नहीं कि वो अच्छी नहीं लगती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन अपनी सादगी में खूबसूरत लगती थी। वो ओवर द टॉप उनकी लुक नहीं थी, और उन्होंने अपने म्यूज़िक पे ही फोकस किया। उनकी डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ नहीं गई, टोटल फोकस सारा कुछ म्यूज़िक पे ही था। और ये व्यूअर्स होता है एक नेक्स्ट लेवल का पैशन। तो यहाँ पे शो को क्लोज़ करेंगे। आई होप कि आज का प्रोग्राम व्यूअर्स आपको अच्छा लगा होगा। सायरा जी आपके साथ क्लोज़ करेंगे, क्या सुनाएंगी आप? बड़ा खूबसूरत गीत, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे, beautiful. ये भी Again, रोबन घोष साहिबा की रोबन हाँ, घोष हाँ। साहब का म्यूजिक। व्हाट अ मैन। तस्लीम फाजली साहब के लिखे हुए ये गीत, ये बंदिश का है। आईना पहले सायरा ने भी सुनाया था, ये भी इसी टीम का है, नदीम साहब और शबनम साहिबा। जी सर। माइक दीजिए, माइक। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे बिछड़े